अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। दोस्तों सोचिए आप हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर कह रहा है कि पेशेंट की जो जान है उसको बचाने के लिए खून चाहिए। आप फ़ौरन ब्लड बैंक में फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ से आपको एक आवाज़ सुनाई देती है कि जो ब्लड ग्रुप के बारे में आपने इंक्वायरी की है वो ब्लड ग्रुप दुनिया में बहुत रेयर है, इसलिए हमारे पास भी वो नहीं है। दोस्तों ये सुनना आसान नहीं होगा एक ऐसे शख्स के लिए जो अपने पेशेंट के साथ उस हॉस्पिटल में है। और इससे ये भी पता चलता है कि खून हमारी बॉडी का कितना अहम तरीन हिस्सा है। अब जो मैंने ऊपर कॉल की बात की थी कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो कि वो ब्लड बैंक में कॉल करे और उसको ऐसा पता चले, तो उसके जहन में एक सवाल भी तो आ सकता है कि ऐसा क्यों है। ब्लड तो सब में सेम होता है, लाल रंग का एक लिक्विड होता है, लेकिन इसमें ग्रुपिंग कहाँ से आ गई। तो दोस्तों हकीकत तो यही है कि ब्लड जो है वो सबका लाल रंग का ही होता है, एक लिक्विड ही होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे राज भी छुपे हुए हैं। दोस्तों आज हम ब्रेन नामा की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं जो खून यानी कि ब्लड से मुताल्लिक हैं। जैसे कि खून किन चीज़ों से बनकर बनता है, ये ब्लड ग्रुप आखिर होते क्या हैं, क्यों होते हैं, और दोस्तों ख़ास तौर पे रेयर ब्लड ग्रुप्स का जो हम सुनते हैं कि ये बहुत रेयर होते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल भी दी, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल डोनर्स क्या होते हैं और रेसिपिएंट क्या होते हैं। ये वाले जो ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको मैं यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट कह रहा हूँ, ये कौन से हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि खून सिर्फ एक लाल पानी नहीं होता बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, और इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में जो चीज़ें होती हैं हम उनको देख लेते हैं। इसका एक एलिमेंट होता है प्लाज्मा। खून का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। ये एक पीले या जिसे हम इंग्लिश में येलो कहते हैं ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो मेनली वाटर से बना होता है। प्लाज्मा न्यूट्रॉन जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन्स को और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसमें एंटीबॉडीज और क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और खून जमाने में हेल्प करते हैं। अगर किसी को सीवियर ब्लीडिंग हो जाए, जैसे कि किसी एक्सीडेंट से, सर्जरी से या जख्म की वजह से कि खून निकल जाए, बहुत सारा खून निकल जाए, तो प्लाज्मा भी साथ में कम हो जाता है। इसके अलावा बर्न इंजरी से भी हो सकता है, लीवर डिसीज से हो सकता है, और कभी किडनी प्रॉब्लम से भी, या फिर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो भी ये कम हो जाता है। जब प्लाज्मा कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा का मेन रोल फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करना है। इसकी कमी से बीपी गिर जाता है। ज़्यादा प्लाज्मा अगर कम हो जाए, जैसे कि बर्न इंजरीज या सीवियर ब्लीडिंग से, तो बॉडी शॉक्ड स्टेट में चली जाती है या जा सकती है। प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए तो जख्म पर खून रोकना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ऐसे केसेस में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर मिसिंग प्रोटीन और फ्लूइड वॉल्यूम रीस्टोर हो सके। इसका दूसरा पार्ट होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स RBCs खून का सबसे ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। मिलियंस होते हैं एक ड्रॉप में। इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से टिश्यूज तक लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड रखता है, जोड़ के रखता है, और खून को लाल रंग यही एलिमेंट देता है। ये आयरन डेफिशिएंसी यानी कि डाइट में आयरन का ना हो, कम हो जाए, विटामिन B12 ना हो, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, या खून ज़ाया हो जाए जैसे एक्सीडेंट, सर्जरी और किसी भी और वजह से, या कोई डिसीज जैसे कि किडनी फेलियर या खुदा न खास्ता लीवर प्रॉब्लम, तो RCBs इन केसेस में कम हो जाते हैं। जब ये रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो ये मरीज में जिस मरीज में ये होते हैं उसमें ये शिकायत भी शुरू हो जाती हैं। थकान और कमज़ोरी महसूस करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही होती है। सांस ज़्यादा फूलती है, यानी कि थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूलेगी। स्किन का कलर पीला यानी कि येलो या सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है अक्सर औकात। चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द महसूस होता है, किसी काम पे फोकस करें तो वो फोकस नहीं हो रहा होता। ये सब इसके साइन होते हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसे हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट बताता है कि रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन और आयरन का लेवल कितना है। फिर जो भी डिटेल से पता लगता है इस टेस्ट से, उसके मुताबिक इलाज होता है। दोस्तों इसका तीसरा पार्ट है वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों इसको हम अपनी बॉडी की डिफेंस आर्मी कह सकते हैं। इनका काम है बैक्टीरिया, वायरस और किसी भी फॉरेन इन्वेडर से लड़ना। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और इन्फेक्शन होने पर एक्टिव हो जाते हैं।
नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेके 11000, 4000 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर ब्लड। ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, हेपेटाइटिस, HIV या बोन मैरो डैमेज यानी कि केमोथेरेपी, रेडिएशन या अल्लाह ना करे कैंसर या ऐसी कोई डिसीज जो बॉडी खुद ही अपने वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो इसकी वजह से भी ये कम हो जाते हैं। इसकी एक वजह जो कम होने की है वो किसी भी वजह से विटामिन्स और मिनरल्स की अगर कमी हो या मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो भी ये कम हो जाते हैं। अब अगर वाइट ब्लड सेल्स ही कम हो जाए तो क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे पहले वीक हो जाता है। छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत डेंजरस बन सकता है। बुखार, चक्कर आना, सॉर थ्रोट, स्किन इन्फेक्शन आम साइन है। एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट ब्लड इन्फेक्शन तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आसान अल्फाज में वाइट ब्लड सेल्स कम मतलब इम्यूनिटी भी कम। अब ट्रीटमेंट के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा जो रेड ब्लड सेल्स के लिए होता है, यानी कि टेस्ट होगा, डिटेल पता लगेगी, एनालिसिस होगा और फिर उसका इलाज होगा। दोस्तों, खून का एक और अहम पार्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं। इनका मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब जख्म हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स फौरन उस जगह जमा हो जाते हैं और खून बहने से ये रोक देते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं, जैसे कि डेंगू में आपने सुना होगा हो जाता है, तो खून बहना रुकता नहीं है। फिर नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 यानी कि 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। दोस्तों, सोचिए अगर ये सिस्टम ना होता तो एक छोटी सी चोट भी हमारे लिए किस कदर डेंजरस होती। दोस्तों, प्लेटलेट्स के कम होने की जो वजहें ज़्यादातर देखी गई हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह जो अब देखी जा रही है वो डेंगू वायरस है। सबसे कॉमन वजह ये पाकिस्तान और इंडिया में जो हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेटलेट्स काउंट गिर रहे हैं। इसके अलावा भी, डेंगू वायरस के अलावा भी ये बोन मैरो प्रॉब्लम जो होती है, जहाँ प्लेटलेट्स जो है वो सही बनते ही नहीं है या वीक होते हैं, कैंसर वगैरह के पेशेंट में, या ऑटोइम्यून डिसीज होती है कि बॉडी खुद अपने प्लेटलेट्स को तोड़ देती है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। कुछ ड्रग्स जो ड्रग्स होती हैं वो प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती हैं, उनको सही मायनों में वीक कर देती हैं, आप ऐसे समझ लें। सीवियर इन्फेक्शन से या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से प्लेटलेट्स काउंट गिरता है, ये भी इसकी एक वजह होती है। जब ऐसा होता है तो खून बहना रुकता नहीं है, छोटी से छोटी चोट भी खतरनाक हो जाती है। स्किन पे छोटे छोटे से रेड या पर्पल डॉट्स निकल आते हैं। एक्सट्रीम केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है दिमाग या पेट में। डॉक्टर फिर ऐसे केसेस में सबसे पहले तो टेस्ट कराते हैं, जैसे मैंने बताया था कि CBC का पहला टेस्ट होता है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट चेक किया जाता है और बाकी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो, जैसे कि 20,000 से भी नीचे चला जाए, ये तो ये डेंजरस कंडीशन है ना, तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन देते हैं। फिर ये पता लगाया जाता है कि असल वजह क्या थी कि प्लेटलेट्स काउंट गिरे क्यों। जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि कुछ बीमारियों की वजह से हो जाता है और इसके अलावा जो है वो डेंगू भी इसकी एक वजह होती है। और फिर जो वजह पता लगती है कि किस वजह से ये प्लेटलेट्स काउंट गिरे थे, तो फिर उसके हिसाब से ही इलाज उसका शुरू किया जाता है। ऊपर हमने बात कर ली कि खून किस तरह बनता है, उसके मिक्सर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब सवाल यह है कि ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। ब्लड ग्रुप 1901 में एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था कि सबका ब्लड सेम नहीं होता। उसने बताया था कि हमारे रेड ब्लड सेल के जो सेल्स होते हैं उसके सरफेस पर एक केमिकल होता है जिससे एंटीजन कहते हैं। दोस्तों, इस एंटीजन लफ्ज को याद रखिएगा, ये आगे बहुत जगह यूज होगा और हमारी पूरी वीडियो जो है ना वो इस एक वर्ड पे बेस करेगी। अगर आपको ये एंटीजन समझ में आ गया तो आपको आगे की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं इसकी डिटेल देता हूँ आगे। ये जो एंटीजन है ना, यही डिसाइड करता है आपका जो ब्लड ग्रुप है वो A है, B है या AB है या O है। अभी इस लफ्ज यानी कि इस जुमले के बाद आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और होती है। आपके ब्लड ग्रुप में 2 चीज़ें होती हैं। पहले होता है इंग्लिश वर्ड होता है AB या AB वगैरह। उसके बाद आप नोट करें कि हर ब्लड ग्रुप के बाद लिखा होता है पॉजिटिव और निगेटिव। ब्लड ग्रुप को मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे एंटीजन क्या काम करता है, मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। पहले हम समझ लेते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। दोस्तों, ये होता है RH फैक्टर। रेड ब्लड सेल की जो सरफेस पे एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। अगर ये प्रोटीन हो, जरूरी नहीं कि हर एक के ब्लड में हो, अगर ये हो तो ब्लड ग्रुप के आगे पॉजिटिव लिखा जाता है, और अगर ये प्रोटीन ना हो तो ब्लड ग्रुप के आगे निगेटिव लिखा जाता है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई ना दोस्तों। RH फैक्टर कहते हैं अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट हो ब्लड ग्रुप में तो पॉजिटिव है, अगर ये नहीं है तो नेगेटिव है। तो आपका जो पहला वर्ड था ना A, उसके आगे जो लिखा हुआ B या AB, उसके आगे जो लिखा हुआ था नेगेटिव और पॉजिटिव, वो इसको पॉइंट कर रहा होता है कि RH फैक्टर हैं या नहीं है। दोस्तों मुझे पता है यहाँ ना कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, मेरे लिए भी होंगी। जो ब्लड ग्रुप को समझता है, जो ब्लड को समझता है, जिसने इसके बारे में पढ़ाई की है, वो तो शायद इसको समझ जाएंगे। लेकिन जो नए व्यूअर हैं, जिन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं किया, इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगी। उनके लिए मैं मजीद डिटेल देता हूँ। दोस्तों पहले हम समझते हैं ब्लड ग्रुप्स को। ए बी और O, ये 4 ब्लड ग्रुप कॉमन है ना, इन्हीं को ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर किस टाइप का एंटीजन है। अब वही बात, एंटीजन क्या होता है ना, एंटीजन एक प्रोटीन मार्कर आप समझ लें। ये एंटीजन ही बेसिकली पता करता है, बताता है, पॉइंट करता है कि किस टाइप का एंटीजन है तो किस टाइप का ब्लड ग्रुप हो। हम अभी 2 एंटीजन को समझते हैं। पहले का हम कहते हैं A एंटीजन, दूसरे को हम कहते हैं B एंटीजन। अब जो रेड ब्लड सेल्स है ना आपके खून में, अगर उसके ऊपर जो ये प्रोटीन की जो मार्किंग है, अगर ये A एंटीजन की है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बना, A, समझ गए। अगर ये मार्किंग B एंटीजन की है तो ब्लड ग्रुप क्या बना आपका, B। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एंटीजन एक प्रोटीन मार्कर होता है। अगर ये किसी के रेड ब्लड सेल्स पे A एंटीजन है, A टाइप है, तो वो ब्लड ग्रुप A माना जाएगा। अगर B टाइप है तो वो B माना जाएगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमने बात की कि A और B एंटीजन A और B ग्रुप को पॉइंट करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें ये दोनों होते हैं, एंटीजन्स A और B दोनों होते हैं। ऐसे ब्लड ग्रुप को आप क्या कहते हैं, AB, यानी कि A ग्रुप में A एंटीजन है, B ग्रुप में B एंटीजन है, लेकिन AB ग्रुप में दोनों मौजूद हैं। आप समझ में आया आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और आसान अल्फाजों में समझा दूं। अब चौथा केस, पहले केस में A था, दूसरे केस में B था, तीसरे केस में A और B दोनों था। एक और है जिसमें ये एंटीजन ही मौजूद नहीं है, ना A है ना B है ना दोनों है, यानी कि है ही नहीं। इस ग्रुप को जिसमें एंटीजन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, O। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन मार्किंग है ना, ये है ही नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, O ग्रुप। अब हम समझते हैं RH फैक्टर को। ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन की मार्किंग है ना, जो A और B या AB है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मार्किंग है जिससे D एंटीजन कहते हैं। ये जो RH फैक्टर की जो डिसाइड हो रहा है ना, देखिए A से डिसाइड हुआ A ग्रुप, B से डिसाइड हुआ B ग्रुप, AB से डिसाइड हुआ AB ग्रुप, अगर दोनों नहीं थे तो O ग्रुप। अब एक और टाइप की मार्किंग आ गई, कौन सी, D एंटीजन। अगर ये एक्स्ट्रा प्रोटीन लेयर D एंटीजन भी मौजूद है तो आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके आगे लिख दिया जाएगा पॉजिटिव। अगर ये प्रोटीन की लेयर नहीं है तो आपके ब्लड ग्रुप पे लिख दिया जाएगा नेगेटिव। फर्ज करें कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो AB पॉजिटिव है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे जो ब्लड ग्रुप है उसमें A एंटीजन भी है, B भी है और साथ ही साथ ये RH फैक्टर भी है, यानी कि D एंटीजन। तो मेरा ब्लड ग्रुप बनेगा AB पॉजिटिव, यानी कि A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है और मेरे पास RH फैक्टर्स भी हैं, इसकी लेयर भी है। किसी का ग्रुप A निगेटिव है, इसका मतलब कि उसके पास सिर्फ एक एंटीजन A या B में से मौजूद है, वो है A, तो इसका ब्लड ग्रुप हो गया A। लेकिन RH फैक्टर जो है वो उसके पास उसकी लेयर नहीं है उस ब्लड ग्रुप में, तो वो बन जाएगा A निगेटिव। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपनी बात को सही तौर पे समझा पाया हूँ जिन लोगों को नहीं पता था। तो दोस्तों दोबारा इस बात को मैं 1 लाइनर दे रहा हूँ, ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ग्रुप के जो लेटर हैं A, B, AB या O, वो एंटीजन बता रहे हैं, यानी कि A एंटीजन है तो A, B एंटीजन है तो B, AB दोनों मौजूद हैं तो AB, और अगर एंटीजन नहीं है तो O। और उसके बराबर में जो आप साइन देख रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव का, वो RH फैक्टर बता रहा है, यानी कि D एंटीजन बता रहा है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब एक सवाल जहन में आ सकता है कि ये ब्लड ग्रुप आखिर बनेंगे क्यों? भाई एक ही ब्लड ग्रुप होता, A+ हो जाता, यानी कि A पॉजिटिव या A नेगेटिव हो जाता, या AB पॉजिटिव हो जाता, सबका एक जैसा होता। ये असल में हमारे इम्यून सिस्टम की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी जो हमें कुदरत ने दी, डाइवर्सिटी रखी ताकि
हर वायरस या इन्फेक्शन एक ही तरीके से सबको ख़त्म ना कर सके, सबको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये कुदरत ने ऐसी डाइवर्सिटी रखी है जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो का यहीं इख्तिताम कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रेयर ब्लड ग्रुप की, कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल का नाम है ब्रेन नामा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी हर वीडियो एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।